हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 12th की फिज़िक्स स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र को समझने से पहले हमें इसके कुछ टॉपिक्स पर बात करनी होगी। फर्स्ट टॉपिक है विद्युत आवेश या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इंट्रोडक्शन इसका यहाँ से स्टार्ट होता है कि सर्वप्रथम प्रसिद्ध वैज्ञानिक थेल्स ने ये बताया कि जब कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच के छड़ रगड़न के बाद छोटे छोटे कणों या कागज के टुकड़ों को खुद पर चिपकाना प्रारंभ कर देते हैं। मतलब ये है कि जब कोई कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से अगर हम रगड़ दें तो कांच के छड़ पर रगड़न के बाद छोटे छोटे कणों या कागज के टुकड़ों का खुद पर चिपकाना प्रारंभ कर देता है। हम अपने दैनिक जीवन में ये देखते हैं कि जब हम किसी स्केल की अगर बात कर रहे हों तो स्केल को अगर बालों पर रगड़ कर हम उस पर कागज के टुकड़े चिपकाने की कोशिश करते हैं तो वे कागज के टुकड़े स्केल की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो रगड़न के पश्चात अथवा घर्षण के बाद किसी पदार्थ पर इस प्रकार का गुण आ जाना ही क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। तो घर्षण प्रक्रिया यानी रगड़ना के बाद पदार्थ सामान्य की तुलना में कुछ अलग व्यवहार करता है और ये कुछ अलग व्यवहार ही क्या होता है? पदार्थ का यही विशेष गुण आवेश कहलाता है। तो हम आवेश की यह एक परिभाषा दे सकते हैं कि घर्षण के पश्चात किसी पदार्थ पर आया हुआ वह गुण जिसके कारण वह दूसरे पदार्थ पर बल लगा सकता है। यहाँ हमने बल का इसलिए यूज़ किया है क्योंकि वह पदार्थ जो कि घर्षित हुआ है किसी दूसरे पदार्थ से, जब उस पर सामान्य से कुछ अलग व्यवहार होने लगता है तब वह कागज के टुकड़ों को अपने ऊपर चिपकाता है। तो चिपकाना क्या हुआ? यहाँ पर वह आकर्षण बल का अनुभव कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर बल का यूज कर रहे हैं। तो घर्षण के पश्चात किसी पदार्थ पर आया हुआ वह गुण जिसके कारण वह दूसरे पदार्थ पर बल लगा सकता है या फिर बल का अनुभव कर सकता है, आवेश कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या इन प्रभावों का अनुभव करता है। All of us are well experienced with the fact that when a plastic scale or comb are rubbed with dry hair and brought close to bits of paper, then bits of paper are attracted towards the scale or comb, particularly in dry weather. तो हम ये सब जानते हैं कि या तो प्लास्टिक स्केल या फिर कॉम्ब को जब ड्राई हेयर से रब्ड किया जाता है तो वो एक अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी शो करता है। किसके लिए? बिट्स ऑफ पेपर के लिए। अगर कॉम्ब को और प्लास्टिक स्केल को रब किया जाए किसी पदार्थ से या फिर उसे घर्षित किया जाए तो वो जो है वो किसी पेपर के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। इन दिस वे टू बॉडीज एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग लाइट ऑब्जेक्ट्स। तो इस वे से जो दो बॉडीज़ है, यानी मान लो किसी प्लास्टिक स्केल को किसी दूसरे पदार्थ से रब किया गया या कॉम्ब को किसी दूसरे पदार्थ से रब किया गया तो दोनों ही पदार्थ पर ये प्रॉपर्टीज आ जाती है। डिपेंड करता है कि उन पर कैसा चार्ज आया है, एक पर पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ हम एक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। ये जो प्रॉपर्टी है अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी, वही क्या कहलाती है? आवेश या फिर चार्ज कहलाती है। दिस फिनोमेना इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अराउंड 600 BC, ग्रीक साइंटिस्ट थेल्स डिस्कवर द फैक्ट दैट एम्बर एक रेजिन होता है व्हेन रब्ड विद वूल और सिल्क क्लॉथ। जब एम्बर को सिल्क क्लॉथ या फिर वूल से रब किया जाए, एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग लाइट ऑब्जेक्ट। ये हल्के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की एक प्रॉपर्टी रखते हैं। लाइक बिट्स ऑफ पेपर, ड्राई लीव्स,
डस्ट पार्टिकल ईटीसी। इसका मतलब ये है कि जब भी किन्हीं दो पदार्थ या फिर यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं, सिल्क क्लॉथ को रब किया जाता है या फिर वूल को रब किया जाता है एम्बर से, तो वो एक उन दोनों पर एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है, अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी, जिसके द्वारा वो लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो द नेम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वॉज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन मीनिंग एम्बर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जो नेम दिया गया है वो एक ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन जिसका मीनिंग होता है एम्बर से ही लिया गया है। इन द ईयर 600 गिलबर्ट पर्सनल फिजिशियन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड ऑब्जर्व दैट देयर आर मैनी अदर सब्सटेंसेस लाइक एम्बर। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एम्बर जो कि रेजिन था वही है प्रॉपर्टी शो करता है, विच कैन ऑल्सो एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग सच ऑब्जेक्ट्स कैन बीइंग रब्ड विद सुटेबल सब्सटेंसेस। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एम्बर ही स्टार्टिंग में ये प्रॉपर्टी शो करता था, तो सिर्फ एम्बर ही ये शो करता है। उसने ये डिस्कवर किया कि अन्य भी कई पदार्थ है जो इस प्रकार का नेचर या इस प्रकार की अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। This property of attracting light objects by these substances is obtained due to the friction। तो ये जो अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी है किस कारण से प्रोड्यूस हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन के कारण प्रोड्यूस हो रही है। जब भी किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रगड़ा जाता है तो उस रगड़ने की प्रक्रिया को ही या फिर उस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, फ्रिक्शन कहा जाता है। तो दो ऑब्जेक्ट जिनका फ्रिक्शन हो रहा है उन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स पर एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है जिस कारण वह दूसरे किन्हीं लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी को ही बाद में चार्ज कहा गया। इफ एन rubbed object possesses electric charge, it is said to be electrified or charged. When it has no charge, it is said to be neutral। अगर कोई भी चार्ज नहीं है किसी पदार्थ पर या फिर किसी मैटर पर तब वो न्यूट्रल कहलाता है। लेकिन अगर फ्रिक्शन हो गया है तो चार्ज का आदान प्रदान भी हो जाता है। चार्ज ट्रांसफरिंग की वजह से एक ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव और दूसरे ऑब्जेक्ट पर नेगेटिव चार्ज आने के कारण वो इलेक्ट्रिफाइड या फिर चार्ज्ड पार्टिकल्स कहलाते हैं। So we can say that electric charge is the property of substance due to which it produces electric and magnetic effects or experiences them। अब हम बात करेंगे आवेश के प्रकार की या फिर टाइप्स ऑफ चार्जेस की। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1750 में एक प्रयोग किया जिसके आधार पर उन्होंने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। तो उन्होंने प्रयोग क्या किया था कि जब उन्होंने कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ा तो रगड़ने के पश्चात या फिर घर्षण के पश्चात दोनों पर ही कुछ आवेश आ जाते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ जरूरत पड़ी कांच की छड़ की। तो अब ये घर्षण के पश्चात जो कांच की छड़ होगी वो आवेशित कांच की छड़ कहलाएगी। अब उन्होंने इसी तरह से दो अलग अलग आवेशित कांच की छड़ ली और उन दोनों के बीच में घर्षण करवाया तो उन्होंने पाया कि ये दोनों ही कांच की छड़ जो कि आवेशित है एक दूसरे को दूर कर रही है खुद से, यानी इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। दूसरा उन्होंने एबोनाइट की छड़ ली। एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के फर से जब उन्होंने रगड़ा या उन दोनों के बीच में घर्षण करवाया तो उन्होंने पाया कि अब एबोनाइट की छड़ जो है वो आवेशित हो चुकी है, क्योंकि घर्षण के बाद दोनों ही पदार्थ पर कुछ न कुछ आवेश जा रहा है। तो एबोनाइट की छड़ की उनको जरूरत पड़ी। अब दो एबोनाइट की छड़ लेकर इन दोनों का आपस में जब उन्होंने घर्षण करवाया तो उन्होंने पाया कि अब भी दोनों एबोनाइट छड़ जो है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है या एक दूसरे को वो खुद से दूर कर रही है। इन दोनों ही प्रयोग में हम पाते हैं कि जब भी कोई पदार्थ आवेशित होता है तो उस पदार्थ को अगर उसी पदार्थ से रगड़ा जाए या उन दोनों के बीच में घर्षण करवाया जाए तो सिर्फ हम पाते हैं कि वो एक दूसरे को दूर कर रहे हैं। तो इन दोनों ही प्रयोग से ये पता चल रहा है कि आवेश जो है वो एक ही प्रकार का होना चाहिए। लेकिन उन्होंने तीसरा प्रयोग क्या किया कि उन्होंने एक आवेशित कांच की छड़ ली और एक एबोनाइट की छड़ ली। तो उन्होंने जब इन दोनों का घर्षण करवाया आपस में तो पाया कि ये एक दूसरे को पास ला रही है, अर्थात एक दूसरे को आकर्षित कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब
दो नेचर प्रदर्शित हो रहे हैं यहाँ पर, जब दो प्रकृति प्रदर्शित हो रही है, एक तो आकर्षण प्रकृति और एक प्रतिकर्षण प्रकृति, तो चार्जेस भी कितने टाइप्स के होने चाहिए? दो टाइप्स के होने चाहिए। एक तो है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। तो उन्होंने प्रथम प्रकार को धनावेश नाम दिया और दूसरे प्रकार को ऋणावेश नाम दिया। अब उन्होंने पाया कि ये जो आवेश हैं वो तीन प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव आवेश है, यानी यहाँ ये दोनों समान नेचर के हैं, तो इन दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। अगर दोनों आवेश वापस से समान प्रकृति के हैं लेकिन टाइप दूसरा है, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव है, तो भी उन्होंने पाया कि प्रतिकर्षण हो रहा है। जैसे कांच के छड़ और एबोनाइट के छड़ दोनों ही एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही थी, लेकिन जब उन दोनों में से एक एक को अलग अलग मिलाया गया, मान लो पॉजिटिव को और नेगेटिव को मिलाया जा रहा है, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। तो यहाँ पे थ्री टाइप से हम चार्जेस को या फिर आवेश को सिचुएटेड कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तब ये प्रतिकर्षण दिखाएंगे, अगर नेगेटिव नेगेटिव है तब भी प्रतिकर्षण दिखाएंगे, लेकिन अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है तो ये आकर्षण प्रकृति को शो करता है। नाउ वी कैन लर्न हियर types of charges. So it is an established fact that when a glass rod is rubbed with silk cloth and similarly ebonite rod with cat's fur, अगर ग्लास रोड को सिल्क क्लोथ से रगड़ा जाए या फिर एबोनाइट रोड को कैट्स फर से रगड़ा जाए, बोथ द रोड्स एक्वायर चार्जेस, दोनों ही रोड जो है वो चार्जेस को प्राप्त करती है। बट द नेचर ऑफ चार्जेस ऑन द टू रोड्स आर डिफरेंट। लेकिन नेचर ऑफ चार्जेस जो है, मान लो ग्लास रोड को रब किया गया सिल्क क्लोथ से, तो जो चार्ज इस पर आया है वो चार्ज, एबोनाइट रोड को जब कैट्स फर से रब किया गया तो एबोनाइट छड़ पर जो चार्ज आया है वो चार्ज, इन दोनों ही चार्ज्ड रोड पर आने वाला जो चार्ज है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। It is observed that a glass rod rubbed with silk cloth brought close to a suspended glass rod rubbed with silk cloth repel each other। जब दो चार्ज्ड ग्लास रोड को पास लाया जाता है तब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। Similarly, two ebonite rods rubbed with cat's fur repel each other। जब दो एबोनाइट रोड्स को जो कि चार्ज्ड है, यानी कैट्स फर से उनको चार्ज कर दिया गया है, तब चार्ज करने के बाद दोनों एबोनाइट रोड्स को रगड़ा जाता है तो वो एक दूसरे को क्या करती है? रिपेल करती है, एज शोन इन दी फिगर। ऑन द अदर हैंड एन एबोनाइट रोड रब्ड विद कैट्स फर, जो कि कैट्स फर से रब्ड करके चार्ज बना दी गई है, उसको जब ग्लास रोड से रगड़ा जाता है तब ये एक दूसरे को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। यानी जब दो ग्लास रोड को जो कि चार्ज्ड है आपस में रगड़ा जाता है या फिर फ्रिक्शन करवाया जाता है तब ये एक दूसरे को रिपेल करती है। जब दो एबोनाइट रोड को आपस में रगड़ा जाता है या फिर फ्रिक्शन करवाया जाता है तब भी एक दूसरे को रिपेल करती है। लेकिन जब एक एबोनाइट रोड और एक ग्लास रोड को जो कि चार्ज्ड है पहले से ही, जिनको सिल्क क्लॉथ से या फिर कैट्स फर से पहले ही चार्ज कर लिया गया है, उन दोनों को आपस में जब फ्रिक्शन करवाया जाता है तब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, यानी एक दूसरे को पास पास लाती है। नाउ वी कैन लर्न दिस फ्रॉम दिस डायग्राम। ये हम मान लेते हैं ग्लास रोड है जो कि चार्ज्ड है, ये भी एक ग्लास रोड है जो कि चार्ज्ड है। इसे किससे चार्ज किया गया है? इसे सिल्क क्लॉथ से रगड़ के या फ्रिक्शन करवाकर चार्ज किया गया है। तो दो ग्लास रोड को जब आपस में फ्रिक्शन करवाया जाता है तो एक दूसरे को रिपेल कर रही है, मतलब एक दूसरे को वो खुद से दूर कर रही है। इसी तरह से जो एबोनाइट रोड है जिसे कैट्स फर से रगड़ा गया है, वो भी जब एक दूसरे के पास आती है तो एबोनाइट रोड को जब फ्रिक्शन करवाया जाता है तब भी एक दूसरे को रिपेल कर रही है। इन दोनों ही डायग्राम से हमें ये पता चल रहा है कि जब भी किन्हीं चार्ज्ड पदार्थ को या फिर मैटर को आपस में रगड़ा जाता है तो एक दूसरे को क्या कर रही है? सिर्फ रिपेल ही कर रही है। लेकिन थर्ड डायग्राम में हम ये पाते हैं कि जब एक ग्लास रोड जो कि चार्ज्ड है, हमें यह नहीं पता है अभी कि किस पर कैसा चार्ज है, सिर्फ अपन ये मान रहे हैं कि ग्लास रोड चार्ज्ड हो चुकी है, उस पर ऐसी प्रॉपर्टी आ चुकी है कि वो किसी दूसरे
लाइट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर सकती है। उसी तरीके से एबोनाइट जो रोड है उसे भी कैट्स फर से रब किया गया है और चार्ज किया गया है। जब एक ग्लास रोड को दूसरी एबोनाइट रोड से फ्रिक्शन करवाया जाता है तो अब ये एक दूसरे को आकर्षित कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो यहाँ पर दो नेचर, दो प्रॉपर्टीज शो हो रही है, एक तो अट्रैक्शन और एक रिपल्शन। तो चार्ज भी किन किन टाइप्स के होने चाहिए? दो टाइप्स के होने चाहिए। बाद में ये डिस्कवर किया गया था। It is concluded from the above experiments that when a glass rod is rubbed with silk, the rod acquires one kind of charge. अब वो one kind of charge है वो कैसा भी हो सकता है, बाद में बताया गया कि वो पॉजिटिव है। And the ebonite rod acquired second kind of charge on rubbing with cat's fur. तो ये जो सेकेंड काइंड ऑफ चार्ज है वो बताया गया कि वो नेगेटिव चार्ज है। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। द अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन असाइंड पॉजिटिव चार्ज टू फर्स्ट काइंड। तो यहाँ पर अमेरिकन साइंटिस्ट ने 1750 में जो फर्स्ट काइंड ऑफ चार्ज है उसको पॉजिटिव चार्ज बताया और जो नेगेटिव चार्ज है टू सेकेंड काइंड। तो सेकेंड काइंड ऑफ चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज कहलाया रेस्पेक्टिवली इन 1750। The property which differentiates the two kinds of charges is called the polarity of charge. यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है जो डिस्कवर करती है कि चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? पोलरिटी ऑफ चार्ज कहलाती है। पोलरिटी का मतलब क्या है? यहाँ पे पोल वर्ड आ रहा है, तो ये जो पोल है, पोलरिटी है, पोल्स हम क्योंकि जानते हैं ध्रुव होते हैं, पोल ध्रुव दो होते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो प्रॉपर्टी शो की जा रही है चार्ज की, उसको polarity of charge कहा गया। It is also evident from the above experiment that like charges repel each other and the unlike charges attract each other। तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, वो भी इसी एक्सपेरिमेंट से एविडेंट हुआ है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो रिपल्शन प्रॉपर्टी है वो लाइक चार्जेस के कारण है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव इन दोनों चार्जेस के पास आने पर ये एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अनलाइक चार्जेस का मतलब क्या है? एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव अगर चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो ये जो प्रिंसिपल है उसकी बात करने से पहले हम इस डायग्राम पर ध्यान देंगे। यहाँ एक परमाणु का डायग्राम बनाया हुआ है। एक परमाणु है, कोई भी परमाणु हो सकता है। ये ऑर्बिटल्स है, ये बीच में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में या नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इसके चारों तरफ जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जो कक्षाएं होती हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलकर चार्ज को बैलेंस करते हैं और ये पूरा का पूरा परमाणु उदासीन परमाणु कहलाता है। लेकिन इस परमाणु से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो इस परमाणु को आवेशित परमाणु माना जाएगा और उस पर पॉजिटिव लिखा जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी हो गई है। लेकिन अगर इसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाए तो उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण वह ऋणावेशित माना जाएगा और उस पर लिखा जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो पहले जब परमाणु उदासीन था तब क्या था कि उसमें जितने नेगेटिव चार्ज थे उतने ही पॉजिटिव चार्ज थे। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक भी ज़्यादा हो जाए, यानी इलेक्ट्रॉन अगर एक भी बाहर निकल जाए तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर एक भी अंदर आ जाए तो यहाँ वह ऋणावेशित माना जाएगा। तो इसी पर बेस्ड है अपना इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। जब किसी परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाते हैं तो वह परमाणु क्या कहलाएगा? धनावेशित कहलाएगा। तथा इसी प्रकार जब परमाणु पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वह क्या कहलाएगा? वह ऋणावेशित कहलाएगा। तो धनावेशित हो जाने को हम क्या बोलेंगे कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, और ऋणावेशित हो जाने को हम क्या बोलेंगे कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है। दोनों ही बातों में इलेक्ट्रॉन का ही यूज हो रहा है, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन की बात ही नहीं की जा रही, क्योंकि न्यूट्रॉन तो पहले से ही उदासीन है। तो किसी परमाणु के आवेशन में या फिर किसी परमाणु को आवेशित करने की प्रक्रिया में न्यूट्रॉन का स्थान तो पहले ही खत्म हो जाता है। लेकिन प्रोटॉन तो चार्ज्ड है। प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज होता है।
उस पर पॉजिटिव आवेश होता है, लेकिन वह भी यहाँ पे क्यों यूज़ में नहीं आ रहा? क्योंकि किसी पदार्थ को आवेशित करने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही काम आ रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही काम आ रहे हैं, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो नाभिक से प्रबल रूप से बंधा हुआ है। प्रोटॉन जो है वो नाभिक से प्रबल रूप से बंधा हुआ है, तो ये पार्टिकल्स जो है उनका कोई योगदान नहीं होगा किसी परमाणु को चार्ज करने में। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही बाहर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, तो इसकी वजह से ही जब परमाणु धनावेशित और ऋणावेशित हो रहा है तो पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन का ही योगदान है किसी परमाणु के आवेशन में। इसलिए एक सिद्धांत है जिसको इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत नाम दिया गया। ये क्या करता है? किसी परमाणु का आवेशन करता है, इसलिए इसे क्या कहा गया? आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहा गया। एग्जाम्पल लेके अगर हम बात करें तो एक NaCl जो है वो उदासीन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे ना तो इलेक्ट्रॉन की कमी है ना ही इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, पूर्ण रूप से ये बैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड होने के कारण इसको उदासीन कहा जाता है। जब इसका विलयन बनाया जाता है और इसको एक इलेक्ट्रोलाइटिक के रूप में या फिर विद्युत अपघटक के रूप में बनाया जाता है, तो विद्युत द्वारा अपघटन होने के पश्चात अगर ये चार्ज पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं तो Na जो है एक इलेक्ट्रॉन Cl को देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी हो गई इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ अधिकता हो गई इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर उदासीन से ये अब आवेशित बन चुके हैं और इस आवेशन की प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रॉन ही निकला है, एक इलेक्ट्रॉन ही आया है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे यूज होने के कारण इसे एक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत दिया गया, नाम दिया गया। Now we can learn electron theory of electric charge after the differentiation of two types of charges. It is known that all matter is made up of atoms. हम जानते हैं कि जो मैटर है वो किससे बना है? वो एटम्स से बना होता है। The whole mass of an atom is concentrated at the central core called nucleus. न्यूक्लियस में एटम का कंप्लीट मास जो होता है वो सेंटर्ड होता है। द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस नाभिक में दो प्रकार के या टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ए प्रोटॉन पॉजेसेस पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, whereas न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जिन पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो ये जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज का, वो प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करता है। एवरी एटम कंटेन्स एज मैनी इलेक्ट्रॉन्स एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। द टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू total positive charge in every atom. Thus, even though atoms contains two oppositely charged particles, but they are electrically neutral. एक जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है, जबकि उस पर जितने नेगेटिव चार्जेस हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज होते हैं। When an electron or more electron are eliminated from an atom, अगर एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो एलिमिनेट हो जाए एटम से या एटम से बाहर निकल जाए, इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। दस पॉजिटिव charge on a body is due to the deficiency of the electrons, and similarly negative charge on the body is due to excess of electrons. अगर किसी एटम पर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो रहा है वहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेस के कारण वहाँ वो बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज कहलाएगी। Only electrons are responsible for charging a body, not the protons, as protons are tightly bound in the nucleus. तो न्यूक्लियस में टाइटली बाउंड होने के कारण प्रोटॉन्स का यहाँ पे कोई भी यूज़ नहीं है किसी भी एटम या किसी भी बॉडी को चार्ज करने में। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्पॉन्सिबल है, एंड हैंस वेरी डिफिकल्ट टू टेक प्रोटॉन्स आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से प्रोटॉन को बाहर निकालना भी बहुत क्या है? डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पर एक बॉडी को चार्ज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ
इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इस प्रिंसिपल को इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल नाम दिया गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, आवेशन के प्रकार, अर्थात किसी पदार्थ को किस किस प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। तो ये आवेशन के प्रकार में हम बहुत सारे इसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट प्रकार है घर्षण द्वारा आवेशन या फिर फ्रिक्शन के द्वारा हम किसी पदार्थ को किस प्रकार आवेशित कर सकते हैं, इसमें यह अपन समझेंगे। तो जब दो पदार्थों को परस्पर रगड़ा जाता है तो इस प्रकार पदार्थों का आवेशन क्या कहलाएगा, घर्षण द्वारा आवेशन कहलाएगा। तो अगर किन्हीं भी दो पदार्थों को परस्पर रगड़ा जा रहा है और उसके द्वारा इन दोनों पदार्थों का आवेशन हो रहा है तो इस प्रकार का आवेशन घर्षण द्वारा आवेशन कहा जाएगा, क्योंकि इसमें किसका यूज हुआ है, फ्रिक्शन का, घर्षण का यूज हुआ है। तो आवेशन के बाद किसी एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ पर चले जाते हैं। इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और दूसरे इलेक्ट्रॉन पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। क्योंकि किसी एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर किसी दूसरे पदार्थ पर जा रहे हैं तो उस पहले वाले पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी मानी जाएगी और दूसरे वाले पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता मानी जाएगी। और अब हम इसे धनावेशित और ऋणावेशित नाम कैसे देंगे कि जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी उसे हम ऋणावेशित कह देंगे और जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसे हम धनावेशित कह देंगे। अब उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि एक हमने कांच की छड़ ली है और दूसरा लिया है हमने रेशम का कपड़ा। ये दोनों ही पहले उदासीन हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अब क्योंकि हम इनका आवेशन करवाने जा रहे हैं, वो भी किसके माध्यम से, घर्षण के माध्यम से, तो अब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। रगड़ने के पश्चात इनका आवेशन हो जाता है और कुछ आवेश जो है वो कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं। ये हमें जाते हुए दिखाई नहीं देंगे, ये इनविजिबल है। चार्ज जो है उसके ट्रांसफरिंग हमारे लिए इनविजिबल है। अब क्योंकि ये पहले से डिस्कवर्ड है, कुछ वैज्ञानिकों ने इन पर रिसर्च के प्रयोग किया तो इन्होंने पाया कि कांच की छड़ या फिर कांच की छड़ की ही ऐसी नेचर होती है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको पास कर दे, रेशम के कपड़े को पास कर दे, या फिर इसकी नेचर ही ऐसी होती है कि इलेक्ट्रॉन त्यागती है। दूसरा आता है कि रेशम का कपड़ा, रेशम के कपड़े की नेचर इस प्रकार की होती है कि वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे पदार्थ से घर्षण के माध्यम से ले ले। तो इस प्रकार कांच की छड़ क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। और रेशम का कपड़ा जिस पर इलेक्ट्रॉन कांच के छड़ से निकलकर आ गए हैं तो वो किस प्रकार की हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कांच की छड़ से एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो रेशम के कपड़े पर भी एक इलेक्ट्रॉन ही पहुंचेगा। अर्थात यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है तो एक इलेक्ट्रॉन की ही यहाँ पे अधिकता होगी। जब इन दोनों को उदासीन माना गया था तो इन दोनों में ही जितने पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन थे उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन थे। तो कहीं बाहर से इन पर कोई इलेक्ट्रॉन का आना या फिर जाना नहीं देखा जाएगा, इन्हीं में से इलेक्ट्रॉन आएंगे, इन्हीं में से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो एक पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जितनी कमी होगी, या फिर मान लो 2 आवेश की कमी हो रही है, 4 आवेश की कमी हो रही है, तो दूसरे पर उतनी ही मात्रा में आवेश की अधिकता हो जाएगी। जैसे मान लो अपन NaCl की बात करते हैं, जब ये उदासीन होता है तब इस पर कोई चार्ज नहीं होता। जब ये आवेशित हो जाते हैं तो यहाँ पर Na+ और Cl- हो जाता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो यहाँ पर Cl पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, तो ये बैलेंस्ड रहता है। नाउ वी लर्न चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। यहाँ पर किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को किस किस टाइप से चार्ज किया जा सकता है, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ चार्जिंग बॉडीज़ ये हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के द्वारा हम किस प्रकार किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, ये हम डेफिनेशन ऑफ चार्ज में भी पहले पढ़ चुके हैं। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अगर 2 ऑब्जेक्ट को या फिर 2 बॉडीज़ को आपस में रब किया जाता है तो ये क्या कहलाता है, फ्रिक्शन के द्वारा चार्जिंग कहलाती है। When 2 objects are rubbed against each other, then electron from the atoms
of one object go to the other object. There is deficiency of electrons on one object while excess of electrons on other. तो दो ऑब्जेक्ट्स जिनको हम आपस में फ्रिक्शन करवा रहे हैं, फ्रिक्शन के बाद किसी भी एक बॉडी पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में और किसी भी दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है. व्हेन अ ग्लास रोड, एग्जांपल के लिए हम समझ सकते हैं, व्हेन अ ग्लास रोड इज रब्ड विद द silk, some electrons are transferred from the atoms of glass rod to the silk. अब ये यहाँ पे विजिबल नहीं है कि चार्ज जो है वो किससे निकल के किस पर जा रहे हैं. ये डिस्कवर्ड है पहले से ही, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मैटर वी कैन से दैट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्लास रोड की और सिल्क की. तो ग्लास रोड की खुद की ही ऐसी नेचर होती है कि उससे चार्ज जो है वो निकलेंगे, और सिल्क की अपनी एक नेचर होती है कि सिल्क पर चार्ज जो है वो आएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन आएंगे. तो ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज, एंड सिल्क पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसलिए वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी. दस ग्लास रोड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सिल्क बिकम्स नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. We can learn it by the other example. Similarly, when an ebonite rod is rubbed with cat's fur, some electrons are transferred from the fur to the ebonite. Thus, the ebonite rod becomes negatively charged due to the excess of electrons, and fur becomes positively charged due to the deficiency of electron. सो एबोनाइट जो रोड है उसकी खुद की एक ऐसी नेचर होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लेती है. इलेक्ट्रॉन्स लेने के कारण वो एबोनाइट की जो रोड है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और कैट्स फर जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. ये एक टेबल है जिसमें पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज के जो भी पार्टिकल्स है कि फ्रिक्शन के बाद किस पर कैसा चार्ज आ जाता है, तो ये डिफ्रेंशिएट किया गया है. मान लो कोई भी एग्जांपल आ गया, ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रगड़ा जाता है या फिर कैट्स फर को एबोनाइट रोड से रगड़ा जाता है, तो किस प्रकार का चार्ज आ जाएगा. अब ये यहाँ पर टेबल जो है वो याद करने वाली है, इसको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एग्जांपल इसमें से आ सकता है. कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे से अगर रगड़ा जाता है, उसका फ्रिक्शन करवाया जाता है, तो किस पर कैसा चार्ज आता है, इस तरह का भी कोई क्वेश्चन बन सकता है, ये आ सकता है. तो पॉजिटिवली चार्ज मतलब ग्लास रोड, कैट्स फर और वुलन क्लॉथ, ये कभी भी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से रगड़े जाते हैं तो इनकी नेचर इस तरह की होती है कि इनसे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि इनसे निकल रहे हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स या फिर ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे. नेगेटिवली चार्ज, तो सिल्क क्लॉथ, एबोनाइट रोड, प्लास्टिक रोड, एम्बर, रेजिन, रबर, प्लास्टिक, एबोनाइट, ये कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं या पदार्थ हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज ही आएगा फ्रिक्शन के बाद. तो ये टेबल जो है वो याद करने वाली है, इसको याद रखिए, इसमें से किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आ सकता है.